हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री शुरू किया था, स्पेशली एमपी हिस्ट्री। फर्स्ट क्लास में पूरा ओवरव्यू देखा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्रिक पीरियड। एंड पिछली ही क्लास में कैलकुलेटिव टाइम तक कर लिया था, जिसमें हमने देखा था ताम्रपाषाण युगीन एमपी में ये वाली साइट्स हैं KLMNN, मतलब कायथा, एरड़, महेश्वर, नागदा, नब्दाटोली एंड डांगवाला, आवरा। अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन आना चाहिए। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई भी साइट एमपी में नहीं है, इसलिए एमपी हिस्ट्री करते टाइम हम हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब नेक्स्ट वैदिक पीरियड हमें पढ़ना है। इसमें लिखे हुए साक्ष्य और उनको सक्सेसफुली पढ़ लिया गया है, तो ये हिस्ट्रिक पीरियड में एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर कोई पूछता है एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का समय कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वैदिक पीरियड से, जो 1500 BC के आसपास से शुरू होगा, लगभग 600 BC तक चलेगा। वैदिक काल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है पूर्व वैदिक काल, ये थोड़ा सा अच्छा टाइम है और इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। एंड दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यहाँ लोहे की अच्छे से खोज हो चुकी थी, लोग खेतीबाड़ी से अपना पैसा बढ़ाना चाहते थे, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब अगर आप हवन कराएंगे तो आपकी अच्छी खेती होगी, अच्छा पैसा होगा, ये सब। वैसे पूर्व वैदिक काल की कोई भी साइट एमपी में नहीं मिलती, लेकिन ऋग्वेद में रेवोत्तर का वर्णन किया गया है। नर्मदा नदी को रेवा बोलते थे और उसके उत्तर के भाग को अगर प्रदर्शित करना होता था तो रेवोत्तर का वर्णन किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक निषाद जाति थी, उसका क्षेत्र सतपुड़ा और विंध्याचल जंगल थे, तो कह सकते हैं निषाद जाति एमपी को बिलोंग करती थी। एमपी के रिस्पेक्ट में तो बस यही दोनों पॉइंट याद रखने होते हैं, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा वैदिक काल देख लेते हैं। वेदों को समझने के लिए 4 उपवेद हैं, जिसको आप लाइन से ऐसे याद कर सकते हैं, RYSA: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इनको भी हम ब्राह्मण टेक्स्ट से समझते हैं। ऋग्वेद को समझने के लिए 4-5 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब आप बुक समझ लीजिए, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद 2 हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद बोल सकते हैं, और आप याद भी रख सकते हैं कृष्ण जी काले थे, इसलिए ब्लैक यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। और इसमें तैत्रीय ब्राह्मण था, तैत्रीय ब्राह्मण। क्वेश्चन आता है तैत्रीय ब्राह्मण टेक्स्ट किस से रिलेटेड है? ऑप्शन होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको देख लो एक बार। व्हाइट यजुर्वेद था और इससे रिलेटेड शतपथ ब्राह्मण था, आपने सुना होगा शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद है। सामवेद को 3 ब्रांचेस हैं समझने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैमिनियस। लास्ट अथर्ववेद है, इसको समझने के लिए गोपत ब्राह्मण है। लेकिन एमपी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ते इसमें। एमपी हिस्ट्री करते टाइम सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में कोई भी साइट नहीं थी एमपी की, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक निषाद जाति का वर्णन है, उसका ताल्लुक एमपी के सतपुड़ा और विंध्याचल जंगलों से है। ये आर्य लोग आए, तब से वैदिक काल की शुरुआत माना जाता है। सारे लोगों ने अलग अलग बताया है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया है आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए, मतलब नॉर्थ पोल से। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। दयानंद सरस्वती जी ने बोला है आर्य लोग तिब्बत क्षेत्र से आए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दयानंद सरस्वती ने आर्य को कहाँ का बताया है? ऑप्शन में तिब्बत था, आर्कटिक क्षेत्र था, ये सब। नेक्स्ट DS द्विवेदी ने बोला है आर्य लोग अफगानिस्तान से आए। पहले तो याद करने में दिक्कत होती थी, अब इजीली याद हो जाएगा। द्विवेदी यानी डुबा दिया, अफगानिस्तान तो पूरा तालिबान ने डुबा दिया, तो द्विवेदी अफगानिस्तान। क्वेश्चन 4 एक और बड़ी इजीली याद हो जाता है, LD कल्ला बोले कश्मीर क्षेत्र से आए थे आर्य, तो कल्ला ने कश्मीर बोला था, इजीली याद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेते हैं किन्होंने बोला कि आर्य लोग हिमालय क्षेत्र से आए थे, तब भी ये LD कल्ला ही होगा। कश्मीर मतलब हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, संपूर्णानंद एंड अविनाश चंद्र दास ने आर्यों को सैंधव प्रदेश का बताया, मतलब वही सिंधु घाटी क्षेत्र, वहाँ का बताया आर्यों को, संपूर्णानंद ने एंड अविनाश चंद्र दास ने। और यही सबसे ज़्यादा माना गया, आर्य लोग सिंधु घाटी क्षेत्र से ही थे। तो आप ऐसे याद कर लो कि संपूर्ण यानी सारे लोगों ने माना आर्य लोग सिंधु घाटी क्षेत्र से थे। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, गंगानाथ झा, इन्होंने बोला गंगा यमुना दो आप से, सिंपली नाम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट सर विलियम जोन्स, इन्होंने बोला जर्मनी हंगरी क्षेत्र, रसिया क्षेत्र से आए हैं, साउथ रसिया क्षेत्र, याद रखना। एंड लास्ट है मैक्स मुलर, इन्होंने बोला मध्य एशिया से आए हैं, याद रखना, M याद हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया है BG तिलक और संपूर्णानंद। पूछा गया था संपूर्णानंद ने आर्यों को कहाँ का बताया है? संपूर्णानंद यानी सब लोग जिस चीज़ को मानते हैं, सिंधु घाटी क्षेत्र। एक बार में ही आपको ये याद हो जाएगा। अब वैदिक काल के बाद नेक्स्ट महाजनपद आना चाहिए, लेकिन महाजनपद से लिंक बिठाने के लिए एक अनुश्रुतिगम इतिहास आता है।
इसका लिंक अवंती महाजनपद से रहेगा। टोटल 16 महाजनपद हुए थे एक टाइम में इंडिया पर, इसमें से 2 महाजनपद एमपी क्षेत्र में थे। एक है अवंती, डायरेक्टली उज्जैन क्षेत्र से याद हो जाएगा, और दूसरा है चेदी। वो अवंती चेदी दोनों नाम मिलते जुलते हैं तो दोनों याद हो जाते हैं। अनुश्रुतिगम इतिहास वो इतिहास है जो हमें महाभारत, रामायण, पुराणों से जो जानकारी मिलती है उसको हम इस इतिहास में रखते हैं। हमें जानकारी मिली उत्तर वैदिक काल के लास्ट में एक लास्ट मनु था वैवस्वत। मनु यानी राजा, लास्ट राजा था वैवस्वत। इसके टोटल 10 पुत्र थे। तो एक पुत्र ने कारुस वंश चलाया, इसका नाम था कारुस, और उसने कारुस वंश की स्थापना की जो आज के रीवा क्षेत्र में है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो एक एमपी का रफ मैप बना लें और यहाँ से आपको पता लग रहा होगा सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली। तो यहाँ रीवा क्षेत्र, ये बघेलखंड क्षेत्र में ये कारुस वंश का उदय हुआ। ये कारुस वैवस्वत का एक लड़का था, 10 में से एक लड़का ये हो गया। 10 लड़कों के अलावा इनकी एक पुत्री थी, नाम था इला। इनकी शादी हुई चंद्रवंश के सोम से। किस क्षेत्र में है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। फ्रेंड्स, ये लिखने के तरीके पर ध्यान देना आप, इससे बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। मैंने पुत्री ऊपर लिखा, इससे हमें 2 चीज़ें याद होती हैं। ऊपर चंद्रमा होता है तो चंद्रवंश था, चंद्रवंश के यहाँ शादी हुई इस बेटी इला की, और नाम था उसका सोम, तो पर्यायवाची है सोम, ऊपर आसमान में ही रहता है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिखा है। अब यहाँ से एक ईला से आपको याद रखना है एल साम्राज्य की स्थापना होगी। ये कैसे आगे बढ़ेगा हम यहाँ डिटेल में देखेंगे, एल साम्राज्य। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वैवस्वत का 10 में से एक और लड़का था जिसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु लड़के ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसका लड़का था दंडक। इसी दंडक के नाम पर दंडकारण्य नाम पड़ा जो आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। इसी में आगे चल के एक राजा हुआ मंधाता, उसका पुत्र था पुरुसुक्त। इसके टाइम पर ही सेंट्रल इंडिया में कुछ नागवंश राज कर रहे थे जिसे मौर्य गंधर्व परेशान करते रहते थे और लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। आप डायरेक्टली गंधर्व याद करें, वो नागवंश को परेशान करते रहते थे। तो पुरुसुक्त ने नागवंश की मदद की जिससे गंधर्व हार गए और नागवंश जीत गए। बदले में नागवंश में एक राजकुमारी थी नर्मदा, जिनका विवाह पुरुसुक्त से करा दिया गया। यहाँ नर्मदा का एक भाई था मुचुकचंद, वो नर्मदा रीजन के आसपास अपने दुर्ग बना रहा था। यहाँ पुरुसुक्त का थोड़ा सा कद बढ़ गया क्योंकि नागवंश की नर्मदा से पुरुसुक्त की शादी हो गई। तो इन लोगों को अब कोई परेशान करने वाला है। कौन परेशान करेगा? जो पुत्री इला की वाइफ से जो चंद्रवंश था, जहाँ से एल साम्राज्य की स्थापना हुई बुंदेलखंड में, ये वाला, ये इनको परेशान करेंगे। देखो कैसे। यहाँ चंद्रवंश ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एल साम्राज्य की स्थापना की एक राजा हुआ पुरुरवा ने। पुरुरवा ने एल साम्राज्य की स्थापना की। रीजन बुंदेलखंड वाला है। इसके बेटे हुए आयु और अमावस्यु, आपको बस ए याद रखना है। फिर आयु की 3 पीढ़ी बाद एक बेटा हुआ यदु, जो ययाति का पुत्र था। तो आपको वाई याद रखना है, बस मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, यदु। तो ये यदु डेफिनेटली कोई वंश की स्थापना करेगा और उसका नाम था यादव वंश। यादव वंश की इसने स्थापना कर ली। मतलब इसके दादा के दादा के दादा ने भी एक साम्राज्य की स्थापना की थी और इस यदु ने भी यादव वंश की स्थापना की। और ये यादव वंश कहाँ तक था? ऊपर की 3 नदियाँ चंबल, बेतवा एंड केन, ये नदियों में इसका साम्राज्य था। आगे सोन थी, यहाँ तक नहीं आ पाया था, ये ध्यान रखना। चंबल, बेतवा एंड केन, आपने नदियाँ पढ़ी होंगी तो बड़ी इजीली याद हो रहा होगा। इसके बाद यदु के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था क्रोष्टट एंड दूसरा था सहस्त्रजित। अब ये जो कोष्टक था, ये तो कोष्टक में यादव ही रहा, ऐसे याद रख लो आप। ये तो यादव था, यादव ही रहा, लेकिन सहस्त्रजित की जो आगे की पीढ़ी आई उसको है बोला गया, है वंश। आपको लग रहा होगा हाय ये कौन सा वंश आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम अवंती पढ़ेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा ये। इसी में एक है वंश में एक राजा था महेशमत। महेशमत इसको परेशान कर रहा था, ये मुचुकचंद, नर्मदा का भाई जो है। यहाँ हमने 2 ही नाम पढ़े हैं, पुरुसुक्त और नर्मदा, उसका भाई मुचुकचंद। और यहाँ हमने ए वाई करके शॉर्ट में सिर्फ सहस्त्रजित के एक वंश आया है। उसका एक राजा था महेशमत जो इसको परेशान कर रहा है, मुचुकचंद को। मतलब मुचुकचंद ने जो नर्मदा के आसपास दुर्ग वगैरह बनाए थे उस पर महेशमत ने कर दिया अटैक, और इस क्षेत्र का नाम उसने अब कर दिया महेश्वर। डेफिनेटली महेशमत से महेश्वर नाम होने वाला था, महेश्वर नाम हो गया। मुचुकचंद्र ये सब गए काम से, महेश्वर नाम हो गया। या इसका दूसरा नाम महेशमती भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे राजा हुए, जैसे प्रतवीर या कार्तवीर भी बोलते हैं इनको। फिर नेक्स्ट था सहस्त्र अर्जुन, ये बहुत शक्तिशाली माना गया सहस्त्र अर्जुन।
ऑर्डर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कार्तवीर को कार्तवीर अर्जुन बोलते थे और नेक्स्ट सहस्त्र अर्जुन है। लोग बोलते थे इसकी 4000 भुजाएं थी, काफ़ी मजबूत था ये। इसने जमदग्नि, लंका के रावण सबको हराया, लेकिन ऐसा पता चलता है कि परशुराम ने इसको हरा दिया था। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को हरा दिया था। इसके बाद 2 बच्चे और हैं, एक का नाम है जयध्वज, याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो है उसका नाम याद रख लेना, उसका नाम है तालजंग, क्योंकि इसके बच्चे अलग अलग डायनेस्टी में टूट गए। एक थे वितिहोत्र, अगर आपने कभी भी उज्जैन महाजनपद पढ़ा होगा तो वितिहेत्र सुना सुना लग रहा होगा, ये विंध्यांचल रीजन का है, इजीली याद हो जाता है, वितिहोत्र विंध्यांचल रीजन का है। उसके बाद सरयात, भोज, अवंती, कुंडिकोर, ये 4, लेकिन फिलहाल आप वितिहोत्र ही याद रखो। इस तरह से इनडायरेक्टली देखें तो हमारा अवंती महाजनपद क्लियर हो गया। एमपी में 16 में से टोटल 2 महाजनपद थे, एक था अवंती, 2 क्षेत्र थे, नॉर्थ अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी एंड साउथ अवंती जिसकी कैपिटल माहिष्मती थी। इसमें 3 इंपोर्टेंट डायनेस्टी हुई। नंबर 1 है डायनेस्टी, आपको क्लियर हो रहा होगा है डायनेस्टी कौन है, ये सहस्त्रजित से जो हुई थी, जो उनकी बेटी ईला की तरफ से थी, बुंदेलखंड क्षेत्र की। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, है वंश का सहस्त्रार्जुन, वही जिसकी 4000 भुजाएं थी। और फिर धीमे धीमे ये राजा आते गए और लास्ट में तालझंग के बेटे ने वितिहोत्र डायनेस्टी का उदय किया, जो उज्जैन क्षेत्र में बढ़ती चली गई। तो नेक्स्ट थी वितिहोत्र। इसके बाद अवंती पर प्रदोत्त डायनेस्टी का उदय होगा। एक्चुअली वितिहोत्र का लास्ट रूलर था रिपुंजय, इसका एक सेनापति था पुलिक, उसने इस लास्ट रूलर को रिपुंजय को मार दिया और उसके बाद खुद गद्दी पर नहीं बैठा, अपने बेटे प्रदोत्त को गद्दी पर बैठाया और डायनेस्टी का नाम रखा प्रदोत्त डायनेस्टी। हमने थोड़ी सी इंडिया हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें हमने देखा था बिंबिसार ने शादियों से रिलेशन बनाए थे, बी था ना नाम में, बिंबिसार बी यानी शादियों से रिलेशन बनाए थे। पीसी प्रसेनजीत की बहन और चेटक की बेबी चेलना, ऐसे कुछ शादी की थी। और सीपी यानी चंद प्रदोत्त, उससे रिलेशन कैसे बनाया था, अपना वैद्य जीवक भेजा था जिससे तबीयत ठीक हो गई थी और प्रदोत्त के और बिंबिसार के बीच में अच्छे रिलेशन हो गए थे। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजात शत्रु आया था उसने मगध के आसपास फोर्टिफिकेशन कराया था, मतलब दीवारें बनाई थी प्रदोत्त की डर की वजह से। फिर धीमे धीमे मगध में हमें ऑर्डर पता है हसीन, मतलब हरियंक डायनेस्टी में तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। शिशुनाग डायनेस्टी का उदय हुआ और इसका फाउंडर ही था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको हरा दिया, प्रदोत्त को नहीं, क्योंकि तब तक प्रदोत्त तो जा चुका था, उसके बेटे आए थे। उसका एक बेटा था, प्रदोत्त का एक बेटा था गोपाल, उसने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया इसने। दूसरा बेटा था पालक, पालक हार गया, शिशुनाग जीत गया और अवंती डायनेस्टी या फिर पूरा अवंती महाजनपद इस मगध महाजनपद में शामिल हो गया। 16 में से 2 महाजनपद एमपी में थे, अवंती हो गया, दूसरा चेदी है, उसको और देख लेते हैं। अगर हम एमपी का एक रफ मैप बनाएं तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में चेदी वंश, चेदी महाजनपद था। इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती या सोत्थिवती। और वैसे भी हमने महाजनपद पढ़ा था तो कैसे कैपिटल याद किया था, ये चेदी है। तो शक्तिमान जब ऐसे गोल 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 घूमता है तो ऐसा लगता है जमीन में छेद कर देगा, छेदी, तो छेदी की कैपिटल सुक्तिमती, ऐसे याद रहता है। ये कुछ नहीं, कलिंगा की एक ब्रांच थी खारवेल के अंडर में। यहाँ का एक राजा था शिशुपाल, जिसको श्री कृष्ण ने हराया था। हालांकि शिशुपाल का जो बेटा था दृष्टकेतु, उसने पांडव का सपोर्ट किया था। बाद में चेदी महाजनपद भी कमजोर होता गया और वो भी मगध में मिल गया। फिर आगे हम देखेंगे मगध में नंद डायनेस्टी आई और मौर्य साम्राज्य आया जिसमें अशोक आया, उसने एमपी में क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले महाकाव्य काल से एमपी का क्या रिलेशन है वो हम एक बार कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट हैं, तुरंत हो जाएंगे। हमें पता है राम के छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे शुभघाती, उसने विदिशा पर शासन किया था और उसकी कैपिटल थी कुशावती। शासन विदिशा पर जरूर किया था लेकिन उनकी कैपिटल कुशावती थी। उसके बाद हमने देखा निषाद जाति एमपी बिलोंग करती थी, एमपी में विंध्यांचल और सतपुड़ा क्षेत्र के जंगलों में रहती थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की हिस्ट्री करेंगे, नंद मौर्य और उससे रिलेटेड एमपी के इवेंट्स। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।